हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं ब्लू ओशियन आईएएस एकेडमी का डॉक्टर मनीष कुमार बोल रहा हूं। आज झारखंड के इतिहास का दूसरा टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे। वह है नागवंशी काल की प्रशासनिक व्यवस्था। सीरीज 2 है ये, और आप लोग इसका फॉलो करें और सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स पर और लाइक करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं। प्रथम शताब्दी में 64 ईस्वी मुंडाओं की राज व्यवस्था नागवंशियों को हस्तांतरित होती है। जैसा कि पिछले सीरीज 1 में ही हमने बताया था। बहुत किताबों में 84 भी दिया हुआ है, कई 64 भी दिया हुआ है। 64 ही इसको मान के चलिए। पिछले भी हमने वहाँ पर 64 जो लिखा हुआ है 84, वहाँ पर 64 कर देना है। तो प्रथम शताब्दी में 64 ईस्वी मुंडाओं की राज व्यवस्था नागवंशियों को हस्तांतरित होती है। नागवंशियों ने पड़ाहा व्यवस्था को समाप्त नहीं किया, न ही कोई परिवर्तन किया, बल्कि इसे विस्तार देने का प्रयास किया। यह बहुत बड़ी बात है कि कोई भी शासन अगर हस्तांतरित हो रहा है दूसरा शासन, तो वह पुरानी शासन व्यवस्था को समाप्त करता है। ऐसा नागवंशियों ने नहीं किया है, उसने उसे और भी आगे विस्तृत करने का प्रयास किया। दूसरा पॉइंट, कर व्यवस्था एवं भू व्यवस्था और शासन व्यवस्था सभी मुंडाओं की तरह ही चल रहे थे। इसमें यह भी कहा जा रहा है कि कर व्यवस्था जो थी और भू व्यवस्था, वो मुंडा जो जैसे मुंडा शासन चला रहे थे वैसे भी नागवंशियों का भी चल रहा था। तीसरा पॉइंट, इस व्यवस्था में 1500 वर्षों तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ था। पहली शताब्दी से 16वीं शताब्दी तक ऐसा कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया 1500 वर्ष तक। लेकिन इस परंपरा में प्रथम प्रभावकारी हस्तक्षेप मुगलों के आक्रमण काल से आरंभ होता है। ईस्वी है 1585 से। मुगल सेना जब से आती है तब से इनके प्रशासनिक व्यवस्था में काफ़ी आमूलचूल परिवर्तन हुए। मुगल सेना ने यहाँ के राज्यों के से नजराना लेने लगी थी। बाद में धीरे धीरे यह एक नियमित स्वरूप ग्रहण करने लगा, जिसे मालगुजारी कहा जाने लगा। उसको मालगुजारी कहते हैं। पहले तो जो नजराना लेने लगे, मतलब इन लोगों से कुछ वसूलने लगे, जिसको मालगुजारी कहा जाता है। यहाँ मुंडा शासन व्यवस्था में या नागवंशी कालीन व्यवस्था में कर या मालगुजारी लेने की प्रथा नहीं थी। ध्यान देने वाली बात है कि मुंडा और नागवंशी शासन प्रणाली में किसी भी प्रकार का मालगुजारी लेने की कोई प्रथा नहीं थी, और इन लोगों को दिक्कत काफ़ी सामना करना पड़ा मालगुजारी प्राप्त करने के लिए। अतः उन्हें संपूर्ण राज्य का मालगुजारी देना यहाँ के राजाओं के लिए काफ़ी कठिन होता था। देर या अनियमित होने पर उन्हें दंडित किया जाने लगा। तो इस प्रकार से काफ़ी दिक्कत होने लगी। ऐसी स्थिति में ही 1616 ईस्वी में कर न दे पाने के कारण छोटा नागपुर खास खुखरा राजधानी के महाराजा दुर्जन साल को कैद कर ग्वालियर के किले में 12 वर्षों तक रख लिया गया। यह जहांगीर के आदेश से हुआ था, जिसे इब्राहिम खां जो नूरजहां का भाई था उसने अनुपालन किया। तो दुर्जन साल को गिरफ्तार करके ग्वालियर में भेज दिया गया था जहांगीर के काल में। यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये मालगुजारी नहीं दे पा रहे थे मुगलों को, इसके कारण इनको खामियाजा भुगतना पड़ा। दूसरा पॉइंट, दुर्जन साल 12 वर्षों के बाद 1628 ईस्वी में बाहर छूट के आया तो 6,000 रुपये सालाना कर देना स्वीकार किया, जिसे बाद में बढ़ाकर 1,61,000 कर दिया गया। तो 6,000 रुपया से बढ़ाते हुए 1,61,000 तक का टैक्स का राशि दुर्जन साल को देने के लिए बाध्य कर दिया गया। दूसरी बात, नागवंशी राजाओं पर कर बढ़ता चला गया, किंतु प्रजा से कर प्राप्त करने की प्रथा नहीं थी। यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कर्जा तो इतना हो गया, 1,61,000 कहाँ से देगा। तो और प्रथा भी नहीं थी कर टैक्स प्राप्त करने का। तो फिर भी मुगल के दबाव में आकर पंचाबही में हाकिमी कर दर्ज, ये देखिए, पंचाबही में हाकिमी कर दर्ज करना पड़ा। ये दो शब्द हैं, पंचाबही और हाकिमी, जिसे राजा प्रजा से कर की मांग कर रहा था। पंचाबही और हाकिमी, जो राजा जो मांग कर रहा था कि भैया हमको दे दीजिए, हमको देना पड़ेगा मुगलों को, तो इसलिए पंचाबही और हाकिमी कर देना पड़ रहा था। दूसरी बात, नागवंशियों ने पड़ाहा के प्रमुख मानकियों को भुइयर कहा तथा मालगुजारी वसूल करने का आदेश दिया। और ये जो मानकियों थे उनको भुइयर कहता है, मानकी को ये नाम चेंज करता है।
मानकियों के स्थान पर भूय्यर रखा और उन्हें ही मालगुजारी वसूल करने का आदेश दिया। बाद में राजाओं ने मालगुजारी वसूलने के लिए जागीरदार को नियुक्त किया। बाद में इस राजा ने उस भूय्यर के स्थान पर मालगुजारी के लिए जागीरदार शब्द का प्रयोग होता है, जागीरदार को ही मालगुजारी प्राप्त करने की बात की गई। इससे भूय्यरों की स्थिति और भी दयनीय हो गई, क्योंकि इनसे तो छीन लिया गया। जागीरदार मालगुजारी लेने लगे तो इनसे स्थिति दयनीय हो गई। जागीरदार कर वसूलता था, किंतु यह नियमित रूप से नहीं दिया जा सकता था। इस अनियमित कर व्यवस्था को नजराना या पेशकश कहा जाता था। तो जो किसानों से, प्रजा से जो का टैक्स लिया जाता था वह नियमित रूप नहीं होते थे, अनियमित रूप से वसूला जाता था, जिसे नजरा जब मुगल शासक मांगते थे, दबाव डालते थे, तब ये लोग प्रजा से कर वसूलते थे। तो इसे नजराना या पेशकश कहा जाता है। तो यहाँ मैंने लिखा है यह तब वसूला जाता था जब मुगल बादशाह इसकी मांग करते थे। दूसरी बात, अंग्रेजों का आगमन मुगलों के बाद 1765 में दीवानी मिलने के बाद हुआ है। जैसा कि मैंने इसमें स्पष्ट किया है कि इलाहाबाद की संधि के बाद बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली अपनाई गई थी और इस द्वैत शासन प्रणाली में दीवानी मामला अंग्रेजों ने अपने हाथों में ले लिया था। बंगाल का राजस्व मामला, जमीन से संबंधित का टैक्स का मामला, ये सभी अंग्रेजों ने अपने हाथों में ले लिया था। इस क्षेत्र को इन लोगों ने पटना काउंसिल के फोर्ट विलियम के अधीन रखा। इसे मोखर्जी महाल या मटवारी जी महाल कहा जाता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मोखर्जी महल या मटवारी जी महल कहा जाता है। कैप्टन जैकब को यहाँ की निगरानी की जिम्मेदारी दी गई थी, किंतु कर वसूलने में ये असफल रहे। परिणाम स्वरूप 1775 में एस.जी. हिटली को यहाँ का सिविल कलेक्टर नियुक्त किया गया। हिटली, ध्यान रखना है, सिविल कलेक्टर के रूप में किया गया था। 1780 में रामगढ़ हिल ट्रैक्ट के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1780 में रामगढ़ हिल ट्रैक्ट के लिए किसको नियुक्त किया गया था? चैपमैन को नियुक्त किया गया था। यहाँ के पदाधिकारी जो कलेक्टर थे चैपमैन थे, जो इतने मिलाकर जिला बनाया गया था। रामगढ़, चतरा, छोटा नागपुर, ये सबको मिलाकर यहाँ पर जिला बनाया गया था। इसे जज, मजिस्ट्रेट और कलेक्टर की भूमिका निभानी पड़ती थी, जो शासन शेरघाटी से चलाया जाता था। शासन कहाँ से चलाई जाती थी? शेरघाटी से चलाई जाती थी। और इसे चैपमैन को जिला कलेक्टर और जज मजिस्ट्रेट का भी काम करना पड़ता था। किंतु 1793 में कॉर्नवालिस द्वारा बंगाल में अस्थायी बंदोबस्ती लागू कर दी गई। वहाँ पर बंगाल में अस्थायी बंदोबस्ती लागू कर दी, जिसे जमींदारी प्रथा या इस्तेमारी प्रथा भी कहते हैं। रैयतों से सीधा जमीन इनके हाथों में चला गया एवं जागीरदार का स्थान जमींदार ने ले लिया। तो अब जमींदार को हाथ में किसानों का सारा जमीन चला गया। इससे अब जमींदार अंग्रेजों से टैक्स वसूलते थे। सीधा संपर्क अब अंग्रेजों से रहा। एक बिचौलिया वर्ग आ गया जो कि काफ़ी शोषण किया। दूसरा पॉइंट, यह ऐसी व्यवस्था थी जिसने मुंडा प्रशासन एवं नागवंशी प्रशासन व्यवस्था में पूर्ण परिवर्तन कर दिया एवं यहाँ अंग्रेजी शासन व्यवस्था लागू हो जाती है। यह जो अस्थायी बंदोबस्ती थी, यहीं से अंग्रेजी व्यवस्था लागू हो जाती है। अतः महाराजा को जमींदार बनाकर उन्हें मात्र कर वसूलने का माध्यम बना दिया। अब महाराजा का काम क्या था? केवल कर वसूलने का काम बना दिया। संपूर्ण क्षेत्र के साथ साथ झारखंड भी अंग्रेजों का गुलाम बन जाता है। अब नागवंशी शासन के महत्वपूर्ण तथ्य हमने यहाँ स्पष्ट किया है कि छोटा नागपुर, खास कोकरह एवं सिंहभूम की शासन व्यवस्था चेरों की शासन व्यवस्था से मिलती जुलती थी। इनके प्रशासन की नींव जनजाति पड़ाहा पंचायत पर ही आधारित थी। पड़ाहा प्रधान आधारित था, यह फैक्ट है। दुजन साल, रघुनाथ शाह, राम शाह जैसे शासन और प्रशासन के नया ढांचा दिया, यह हमने पहले भी बताया। यह शासन एक तंत्रात्मक एवं निरंकुश नहीं था। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। राजतंत्र हमेशा निरंकुश होता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था। दीवानी और फौजदारी जैसे विभाग स्थापित नहीं हुए थे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कौन कौन से विभाग का स्थापित नहीं हुआ था? पंचायत ही इनका कार्य करते थे। और मुंडा इलाके में आपस संबंध, ये गांव एक साथ पड़ाहा कहे जाते थे। धीरे धीरे पड़ाहा सामाजिक और प्रशासनिक संगठन इकाई बन गया, किंतु नागवंशियों ने विभिन्न पड़ाहों को एक साथ मिलाकर राज्य का रूप देने लगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सब पड़ाहों को जो राज्य का रूप नागवंशियों ने ही देना शुरू किया। पहले राज्य नहीं था। नागवंशियों ने केवल एक ही परिवर्तन किया कि उन्होंने पड़ाहा को पट्टी का नाम दिया और मानकियों को भूय्यर का नाम दिया। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पड़ाहा को पट्टी का नाम में परिवर्तित कर दिया और मानकियों को भूय्यर के नाम में परिणत कर दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरी बात है,
भुइयर इलाके में प्रत्येक पराह में करीब 1 दर्जन गांव होते थे। यह भी फैक्ट याद रखने की ज़रूरत है कि भुइयर इलाके में प्रत्येक पराह में करीब 1 दर्जन गांव होते थे। इन गांवों को रहने वाले भुइयर एक ही किली के होते थे, एक ही कुल बोल सकते हैं, गोत्र के होते थे। पराहा और पट्टी एक दूसरे का पर्यायवाची नहीं थे। पराहा की कार्यकारिणी व न्यायपालिका संबंधी सत्ता पंचायत में निहित थी। जो कार्यकारिणी और न्यायपालिका था वो पंचायत में नहीं था। भुइयारी पराहा में पंचायत एक अस्थायी संस्था थी। इसका एक अस्थायी अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारी होते थे। ये जो पदाधिकारी हैं कुंवर, लाल, सिपाही, ठाकुर, पांडे, कोतवाल, ओहदार। नेक्स्ट है खूटकट्टी पराहा में पंचायत ना तो अस्थायी होती थी और ना ही अस्थायी पदाधिकारी होते थे। दूसरा पॉइंट है अस्थायी लोग पदाधिकारी नहीं होते थे। भुइयारी पंचायत एक अधिक व्यापक और प्रजातांत्रिक संस्था थी। यह प्रजातांत्रिक संस्था होती थी भुइयारी पंचायत। पराहा पंचायत का प्रमुख अधिकारी पराहा राजा होता था। इसकी सहायता उपयुक्त पदाधिकारी करते थे। सभी पदाधिकारी वंशानुगत होते थे। यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये लोग वंशानुगत होते थे। प्रत्येक पराहा का नामकरण उस गांव के नाम पर ही होता था जिस गांव में पराहा राजा रहता था। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिस गांव में पराहा राजा रहता था उसी के नाम के आधार पर गांव के नाम पर ही पराहा का नाम रखा जाता था। पंचायत का फैसला स्वयं पराहा राजा सुनता था। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स पर लिखना ना भूलें, लाइक करें। उम्मीद करता हूँ फिर अगली बार मैं नेक्स्ट वीडियो देता हूँ, आप लोग फॉलो करें। धन्यवाद।